जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ हैं कर्नल सीटी आरसू साहब और कर्नल जयवीर सिंह साहब यादव जी। आज हम यहाँ बैठे हैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और वो सब्जेक्ट है जो अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एंटाइटलमेंट रूल एंड जीएमओ गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 आया है। उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, क्योंकि इससे पहले 2008 था। अब सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि 2008 के बाद मात्र 15 साल के बाद ही इस रूल को रिवाइज करना पड़ा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कर्नल आरसू साहब से, सर आप इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। हमारे समझ से सरकार को, यह सर्विस हेडक्वार्टर वालों को ये सोचना है, लो मेडिकल कैटेगरी में कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, डिसेबिलिटी मेडिकल, इनमें कई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते जो जेन्युइन तकलीफ़ जिसका है, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको भी उन गलत लोगों के साथ ही नापा तोला जा रहा है। हमारा ये कहना है, ये जो ER 2008 और ER 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर, इनमें ये जो नया 2023 वाले का चिट्ठी देखने के बाद अधिकांश पेंशनर जो इससे अफेक्टेड हैं वो भय पीड़ित हो गए। पहली बात, नाम पेंशन वाला शब्द को हटा के रिलीफ वाला एक शब्द को अंदर लाना और परिभाषाओं को बदलना, कंडीशनों को बदलना, मात्रा परसेंटेज को कम करना, इन सब की जब सबकी आशंकाएं जब हुई तो सर्विस हेडक्वार्टर के CDS साहब का कहना है, आप लोग भय पीड़ित मत होइए, आगे के लिए कानून लागू होगा, लेकिन जो 2023 जिस दिन ये चिट्ठी इश्यू उससे पहले वालों के लिए लागू नहीं होगा। क्या ये माने कि हम लोग फौज के अंदर एक ही बीमारी को लेकर के यदि दो व्यक्ति 2023 से पहले एक और 2023 से बाद, इन दोनों को अलग अलग अलाउंस, अलग अलग गाइड से, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। जो CDS साहब ने अपने मीटिंग में डिस्कस किया, उचित ये होता जिन्होंने ये लेटर इश्यू किया है, MOD सेक्रेटरी ESW, उस डिपार्टमेंट वाले ये सब क्लैरिफिकेशन देते। हमारे दिल में ये बिल्कुल बैठ गया है। ये जो 2023 वाली चिट्ठी है, इसमें कई ऐसे कंडीशन हैं, कई इसमें बदलाव, चेंजेस हैं जो बिल्कुल मानने लायक नहीं है। हमारी विनती है, हमारे जो भय है, आशंका है, उनको दूर करने के लिए हम लोग तमाम हिंदुस्तान के सरकार का रिकग्नाइज्ड, नॉट रिकग्नाइज्ड बड़े बड़े एसोसिएशन से फीडबैक मांगा है। फीडबैक लगभग हमारे पास पहुंच गया है। वो फीडबैक के आधार पर हम लोग जो आगे केस भेजेंगे उसको ऊपर सरकार गौर करें, और यदि हमारा सोचना सही नहीं है, हम लोगों को क्लैरिफिकेशन उसी डिपार्टमेंट से दें जिस डिपार्टमेंट ने ये चिट्ठी को जारी किया। तब तक हम सरकार से विनती कर रहे हैं, इस ऑर्डर को रोका जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए। इसके विषय में मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और भी समस्या ज़्यादा हो सकता है। इसको पूरा कंपैरेटिव टेबल हम बना चुके हैं, कहाँ कहाँ हमें नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ इसको ज़्यादा ये लोग इसकी जो लाभ है, फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, हम सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स का रिलीफ, खास तौर पर इनकम टैक्स की जो रिलीफ, उसको लगभग ख़त्म करने की एक कोशिश इससे पहले भी हुआ था। उस वक्त हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, सरकार ने उसको गौर करके उसको रोक दिया। अब उसका ये पुनर्प्रयास है। ये लगता है नाम बदल के रिलीफ का नाम, और रिलीफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि आप कह रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, आप पुराना नाम ही रहने दीजिए। यदि आप कह रहे हैं 2008 से जो वह है, अभी ये जो 2023 से है, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा, तो पुराना कानून को ही रहने दीजिए।
उनमें जो आप कमी पेशी देख रहे हैं उसको आप दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को, जो हम लोग अफेक्टेड पार्टी है हमारे बीच में, आप उसके ऊपर गौर करें। नहीं तो इस लेटर को देखने के बाद जो जेसीओ और अफसर दुश्मन के सामने खड़े हैं, फील्ड में खड़े हैं, उनके पास, उनके परिवार के पास ऐसा एक सोच मजबूर हो जाएगा कि शायद ये सरकार हमारे वेलफेयर के ऊपर दिन भर दिन अपनी ध्यान को कटाते जा रही है। हमारी इसलिए विनती है, मेहरबानी करके इस ऑर्डर को तत्कालीन रोक दिया जाए और इनमें जो कमी पेशी हम लोगों की आशंका, जो भय है, उसको दूर करने के बाद क्लैरिफिकेशन देकर उसी डिपार्टमेंट से एक अलग चिट्ठी निकाल के उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें। मैं एक एक पॉइंट को बोल सकता हूं। कंपैरेटिव टेबल, हम तमाम कानून का कंपैरेटिव टेबल बना चुके हैं, लेकिन उसको मैं पढ़ूंगा, बहुत लोग और हजार सवाल खड़े करेंगे। उदाहरण के मिसाल के तौर पर, जो पहले किसी को एक डिसेबिलिटी का 50% मिलता था, उसको आप 5% में ले दिया। किसी को 30% मिलता था, उसको आपने 3% लाया। हम ये नहीं कह सकते बनाने वाला गलत है या बोलने वाला गलत है। वो क्यों आपने बनाया, आपने सोचा होगा, लेकिन जो हमारे दिल दिमाग में है वो आपको समझा करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे सशस्त्र सेना के मेडिकल अफसरों की ड्यूटी इतना कठिन हो जाएगा, ये बोर्ड प्रोसीडिंग्स बनाने में, डिसेबिलिटी निर्णय लेने में बहुत जगह पर मेडिकल अफसरों की काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो आराम से, इत्मीनान से अपने दिमाग लगाकर सही महीने पे डिसेबिलिटी को समझकर सही महीने में उनको असेस करके देना हो, तो ये चिट्ठी में जितने भी हमें कमी पेशी नजर आ रही है वो उस डिपार्टमेंट को समझना है जिन्होंने चिट्ठी इश्यू किया। सीडीएस साहब की मीटिंग, उसमें जो हम लोग अटेंड हुए, उन्होंने भरपूर कोशिश किया क्लैरिफिकेशन देने की, लेकिन उन सब क्लैरिफिकेशन के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में, राइटिंग में सेक्रेटरी ESW MOD से यदि चिट्ठी आ जाए और इनमें जो हम सोच रहे हैं उसका जो है दुरुस्त करने के लिए कुछ कर दे, तब फिर आगे की यूट्यूब में हम अपना बयान देंगे। तब तक के लिए हमारा विनती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए, इस कानून को लागू करने की रोकथाम डाल दिया जाए। धन्यवाद। तो इससे ये जाहिर होता है कर्नल साहब कि आपने इसकी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद आपने पाया कि ये जवानों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जो इंटाइटलमेंट रूल 2023 आया है, जिसमें गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जवानों के मोरल को डाउन कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन का, अब तक 30% प्राइमरी हाइपरटेंशन जो अनकम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है 30% डिसेबिलिटी मिलती थी, लेकिन अब उसको घटा के 5% कर दिया गया है। और जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व होते थे प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ, वहाँ 40 से 100% तक जो डिसेबिलिटियाँ मिलती थी उसको सर घटा के 20% पर रखा गया है। तो क्या ये जायज़ लग रहा है आपको? इस तरीके से और भी बीमारियां हैं। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कहना इस चिट्ठी के मुताबिक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, सशस्त्र सेना में सेवारत जवानों को, जेसीओ सवार को दिन बर दिन हमारे सर्विस कठिन से कठिन होता जा रहा है। हमारे हर अलाउंसेस में उसको कटौती कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, क्या बचत हो सकता है, क्या आपके और कई विभाग हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं? क्या आपको सेना का अलाउंसेस ही दिखाई दे रहा है? सेना के जवान जेसीओ सवार का ही अलाउंसेस दिखाई दे रहा है जहां आप बचत की कोशिश कर रहे हैं? दिन बर दिन अलाउंसेस बढ़ता है, ना कि घटता है। हमने ये देखा, ये सरकार का जो रवैया है दिन बर दिन जवानों का, जेसीओ सवार अफसरों का अलाउंसेस को कहाँ कम किया जाए, कहाँ काट दिया जाए, ये रवैया बिल्कुल इसमें बदलाव लाने की, इसमें पुनर्विचार करने की सरकार को जरूरत है। ये ना समझें कि सेना का जो है गिनती इतना ज़्यादा नहीं है और उनका पूर्व सैनिकों का भी गिनती इतना ज़्यादा नहीं है, उनका परिवार का भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमें मान्यता तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। देखिए,
हम लोग जो है देश सेवा में हैं, देश की रक्षा में लगे हैं। हम लोग यदि अपना ड्यूटी में लापरवाह करें, क्या ये सरकार हमें बख्शेगी? ये परिवार का जो सुरक्षा संबंधित ड्यूटी में जो लगे जेसीओ वार अफसरों को, उनका एक अलाउंसेस देने में सरकार को कंजूसी करने की क्या जरूरी पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई? हमारे अलाउंसेस को ये बढ़ाते, हम सोचते हाँ ये सरकार वेलफेयर कर रहा है। यदि ये वो जिसका 30% था उसको बढ़ाकर 40 करते, 50 करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत आदमी को अलाउंस दीजिए। यदि जो मेडिकल, लो मेडिकल, इनवैलिड मेडिकल की प्रावधान को गलत इस्तेमाल जो करते हुए जो लोग पाए जाते हैं, उनके ऊपर आप नियमों के अनुसार काम करिए, कार्रवाई करिए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए, प्रमोशन में लगाम लगाइए, पोस्टिंग में लगाम लगाइए। आप एक 10 गलत आदमी को पकड़ने के लिए 90 सही आदमी को सजा देना ये उचित नहीं है। मेजॉरिटी जो अफेक्टेड लोग हैं वो मेडिकल अफसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। हम अपने आप तो ये अलाउंस ले नहीं सकते। आपका कहना ये है कि इसका मतलब मेडिकल अफसर, मेडिकल जो टीम है वो गलत कर रहा है, मेडिकल बोर्ड गलत हो रहा है। आपका बनाया हुआ गाइडलाइन के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। आप अलाउंसेस को बढ़ाने के बारे में विचार करिए, काटने के बारे में विचार ना करिए। लेकिन कुछ बीमारियों को आप जैसे बोल रहे हैं कि ये परसेंटेज से घटाने की इसलिए आवश्यकता है। एक जवान, एक ऑफिसर फौज में जब भर्ती होकर आता है, उसकी कैटेगरी मेडिकल फिटनेस रहती है। यदि आप वो मेडिकल फिटनेस जो आप जांच कर रहे हैं, जो आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसमें कुछ खोट है और 100 जांच और बढ़ा दीजिए और अच्छी तरह चेक करिए। एक तो एक वैकेंसी के पीछे 100 जवान खड़े रहते हैं। आप वो सब जरिए अपनाइए। भर्ती होते वक्त ऐसा आदमी को आप भर्ती करें जो आकर के मेडिकल डिसेबिलिटी की बहाना लेकर के वो मकरा बन के ना चला जाए। आप गलत तरीके को अपनाने के लिए हम आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। जो आपके पास उपलब्ध तरीके हैं, उस तरीके में कुछ कमी पेशी है, आप उसको दुरुस्त करिए। अब भर्ती के समय उसका कैटेगरी सही था, सर्विस काल में उसकी कैटेगरी डाउन हुआ, क्या उसकी ड्यूटी एक कार्यकाल जगह नॉन एट्रीब्यूटेबल नॉन अग्रेवेशन केस के ऊपर लैंडमार्क डिसीजन हुआ है। आप पुनर्विचार करिए। कोई भी जेसीओ वार या ऑफिसर अपने आप बीमार नहीं होता है, अपने आप अपना शरीर में कोई कमी पेशी नहीं लाता है, अपने आप मेडिकल कैटेगरी डाउन नहीं करता। एक वक्त था हम लोग सर्विस यूनिट में लो मेडिकल कैटेगरी होने से हम लोग बड़ी बेइज्जती समझते थे। यूनिट में जब हम इकट्ठे होते हैं, जो मेडिकली लो मेडिकल है उनको अलग फॉल इन करते थे। हम सब बड़े शर्म होता था कि यार मेरे को तकलीफ हुआ, मैं मेडिकल कैटेगरी डाउन हुआ। यदि मेरा सही होता शायद मैं भी बीपीटी में दौड़ता, पीपीटी में दौड़ता, प्राइस लेता। हम लोग अपना गौरव समझते थे मेडिकल कैटेगरी 1 में रहकर शेप 1 में रहने के लिए। मेहरबानी करके कुछ लोग यदि इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप उनको लिए कानून अलग बनाइए, भर्ती के समय सख्त करिए, सर्विस काल के अंदर सर्विस करिए, सख्त करिए। लेकिन रिटायर होते वक्त तक उसको रोक रखना, रिटायरमेंट के टाइम उसके अलाउंसेस के ऊपर आप पुनर्विचार करना, उसको कटौती करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसका जो जवानी में उसने सर्विस कर दी, चाहे लो मेडिकल था चाहे कैसा भी था, लेकिन रिटायर होते वक्त उसको जो है जिस उम्मीद से वो सर्विस किया है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ा भयंकर चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। ये हमारे सबके दिल में एक भय पैदा कर चुका है, आशंका पैदा कर चुका है। हमारी विनती है, आप मेडिकल बोर्ड जांच पड़ताल की तरीकों में सुधार लाइए, कैटेगरी देने की उसमें सुधार लाइए। जो करना सर्विस काल के अंदर करिए, रिटायर होते वक्त या रिटायर होने के बाद उनको इस तरीके से धनराशि के ऊपर कटौती करके उनके परिवार और उनके डिपेंडेंट के ऊपर परेशानी मत डालिए। इसलिए हम कह रहे हैं फिर से इस कानून को तुरंत रोकिए। दूसरी बात, हमने तुलना किया सिविल सर्विस की मेडिकल कैटेगरी, हमें नहीं बोलना चाहिए। अब उनको क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा हम नहीं बोलना चाहिए। अब मजबूर है, मैं बोल रहा हूँ, उनको इसी कंडीशनों में जो फौजी, पहली बात हमारा सर्विस उतना कठिन है, सिविलियनों का सर्विस इतना कठिन वाला सर्विस नहीं है।
वो पीस में है, आराम से नौकरी कर रहे हैं, 58-60 साल तक नौकरी कर रहे हैं। हमारे जवान 35 साल 37 साल में जाते हैं। जेसीओ जो है 50 साल से पहले चले जाते हैं जेसीओ एनसीओ। ये कुछ एक अफसर हैं जो 50 साल से ऊपर 60 साल तक जाते हैं। लगभग 1 या 2% भी नहीं होगा। अधिकांश हमारे जवान, मेजॉरिटी ऑफ द जवान जेसीओ आर इस सेना के कम उम्र में घर में जाते हैं, कम उम्र में पेंशन जाते हैं। हम सिविलियन जो रिटायर हो रहा है उनको यही बदलाव लाओगे, आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में इतना आंदोलन हो गया होगा, सरकार को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्योंकि एक सर्विसमैन हैं, हम लोग डिसिप्लिन को मानते हैं। थोड़ा बहुत लोग इधर उधर आंदोलन या रैली वगैरह कर रहे होंगे। यदि पूरे देश के अंदर जो हम लोग मौजूद हैं, यदि मेजॉरिटी लोग इसके बारे में हम पुनर्विचार करें, सरकार को मजबूर हो जाएगा कि पुनर्विचार करने में। हम ऐसा मौका, ऐसा हालात पैदा नहीं करना चाहते। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये जो आपका चिट्ठी है इसमें जो नए कंडीशंस डाले हैं, मेडिकल अफसर की जो गाइड बुक आपने बनाया है, ये लगभग टोटली डिमोरलाइजिंग है। जब तक हमारे दिल में जो आशंका उनको दूर ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए, इसकी करेक्शन और अमेंडमेंट ना इश्यू हो जाए, तब तक इसको रोक दिया जाए। धन्यवाद। अच्छी बात कही कर्नल साहब, आपने इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की, क्योंकि जिस तरीके के इसके कानून बने हैं उससे जवानों का मोरल डाउन होगा। कर्नल जयवीर सिंह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम तो आज रिटायर्ड हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हालांकि ये जो सितंबर 2023 का जो ईआर और जीएमओ रूल आया है, हमारे और आपके ऊपर लागू नहीं होता है। ये लागू उनके ऊपर होता है कि जो आज सर्विस में बैठे हुए हैं, लेकिन सर्विस में रहते हुए वो तो विरोध भी नहीं कर सकते। क्या ये हमारी और आपकी मोरल ड्यूटी नहीं बनती कि हम उनकी सपोर्ट में इसको बढ़ चढ़ के सरकार के कानून तक इसको पहुँचाएँ? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा है। ये हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को समझें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारे फोर्सेस के जवान, ऑफिसर, जेसीओज और जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए बिना किसी परवाह के अपनी जान बाजी पर लगा देते हैं, ये सोचकर कि मेरे पीछे मेरे परिवार की देखभाल करने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों की जो सुविधाओं पर, उनके अलाउंसेस पर जो कमियां की जा रही हैं, उससे उनके मोरल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमारे हित में नहीं है। क्यों कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़े हुए हैं, जहां हमें बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है। पश्चिमी देशों में अभी ये देखने में आया है, चाहे आज इसराइल को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, यूके, फ्रांस को ले लीजिए, वहाँ वो अपने फ़ौज की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और वो जानते हैं कि ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़ा हुआ है। और इन सब के, इन कर्तव्यों की वजह से ही हमारे सब लोग चैन की नींद सोते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी सेनाओं का मोराल गिरने न पाए। बहुत बढ़िया कर्नल साहब, आपने बहुत सही पॉइंट इंडिकेशन दिया है, बहुत सही पॉइंट उठाए हैं। हमारा जवान ये सोच के कि हमारे बाद हमारे परिवार को देखने के लिए हमारी सरकार है, लेकिन आप जिस तरीके से ये कानून आए हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मोरल पे फर्क पड़ेगा। ये ना तो जवानों के हित में है और ना ही ये देश के हित में है। इस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। जैसा कर्नल सीटी आरसू साहब ने कहा कि इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और इसके अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल सीटी आरसू साहब आपका और कर्नल जेवी सिंह साहब आपका बहुत बहुत आपने समय दिया, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं सभी से जय हिंद, जय भारत।